वायरस बीमारी है। इसमें यदि किसी को बहुत हाई फीवर, वॉमिटिंग या सीवियर पेट में दर्द के साथ साथ यदि कहीं से ब्लीडिंग जैसे मुंह से, नाक से या पैखाना रास्ता से या पीटिकल रैशेस पूरे शरीर में आए तो संग संग फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए और जाके एडमिशन होना चाहिए। नमस्कार, सलाम, आदाब। आप सबका स्वागत है न्यूज़ लाइन कोलकाता में। मैं निखत हसन। आज हम बात करेंगे आज ऐसी खतरनाक बीमारी में जो कि अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा चल रही है। उस बीमारी की वजह से काफ़ी लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है, काफ़ी सारे केसेस अभी भी आ रही है और काफ़ी सारी वजह की वजह से लोग को ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रही इस बीमारी में। तो हम इस खतरनाक बीमारी के बारे में जानने माने डॉक्टर सिराज अहमद साहब से बात करेंगे और काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बचना है इस बीमारी से और क्या-क्या उपाय है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। बीमारी में सबसे पहले आप सिम्पटम बताइए कि क्या है जिससे लोग फर्स्ट स्टेप में ही समझ पाए कि ये डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी है। डेंगू जो है ये एक वायरल बुखार है, वायरल फीवर है, ठीक है। इसमें आपका मस्कीटो जो एडिस एजिप्टी मस्कीटो बोलते हैं हम लोग, उसके काटने के वजह से ये होता है। तो ये एक बहुत डेंजरस, इसका बेसिकली हम लोग चार टाइप अभी चार टाइप में ये आता है। सबसे पहले है कि माइल्ड सिम्टम, जिसके लो सिम्टम्स बोलते हैं, और दूसरा है आपका डेंगू फीवर, क्लासिकल डेंगू फीवर। तीसरा है डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो ये चार पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इसका सीवियरिटी पे, ठीक है। तो 90% पेशेंट्स को जो है डेंगू, क्लासिकल डेंगू फीवर होता है, जिसमें बुखार आती हैं, उसके साथ हाथ पैर में दर्द रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है, और 5-7 दिन ये रहता है, फिर धीरे धीरे ये सिम्टम्स वीन ऑफ हो जाती हैं। तो 90% पेशेंट्स में ये आपका डेंगू का क्लासिकल डेंगू फीवर ही होता है, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स में जिसमें बहुत हाई मोर्टेलिटी है, उसमें ये डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसको ब्लीडिंग होता है, और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये दोनों लास्ट एकदम कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, जो बहुत बाद में होती है, बहुत सीवियर केसेस में होती हैं। तो डेंगू क्लासिकल सिम्टम जो 90% पेशेंट्स में होती है, उसका सिम्टम होता है आपका बुखार आएगा, बुखार के साथ हाथ पैर में जोड़ों में दर्द रहेगा, ठीक है। रेट्रो और वाइटल, आँख के पीछे 24 घंटा बाद जनरली होता है, रेट्रो और वाइटल पेन रहेगा, पेन एब्डोमेन, पेट में दर्द होगा, वॉमिटिंग होगा। ये सब क्लासिकल सिम्टम्स है डेंगू का। जॉइंट्स में छोटे छोटे बड़े बड़े जॉइंट्स में पेन होगा, बहुत थकावट होगी। ये सब सिम्टम्स, इसके साथ साथ लो प्लेटलेट काउंट और डेंगू ब्लड टेस्ट पॉजिटिव कंफर्म करती हैं कि ये डेंगू है। पेशेंट कैसे समझेंगे कि उन्हें किस टाइम में एडमिट होना है, किस तरह का ट्रीटमेंट लेना है, ये कैसे समझेंगे? यदि एक पेशेंट्स को फीवर हो रही है 4-5 दिन से, तो यदि क्लिनिकल जो सिम्टम्स है जैसे फीवर, वॉमिटिंग, ये इम्प्रूव नहीं हो रहा आफ्टर 5 to 7 डेज, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है एडमिशन का। क्लिनिकल जो हमारा सिम्टम्स है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, सडनली पेन एब्डोमेन शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया, साथ साथ में वॉमिटिंग शुरू हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ कहीं से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग आया या मुंह से ब्लीडिंग आया या पैखाने का रास्ता से ब्लीडिंग आया है, तो ये सब सीवियरिटी की तरफ जा रहा है, मतलब आपका प्लेटलेट्स काउंट बहुत लो हो रहे हैं। तो, इस कंडीशन में जनरली एडमिट होना चाहिए। चलेंगे ट्रीटमेंट ना। और एक चीज़, काफ़ी लोगों को हो रही है, लेकिन देखा जाता है ज़्यादातर कि यही डेंगू से कुछ लोग बिल्कुल फिट होके घर आ जाते हैं और कुछ लोग कुछ ही देर में ही ये डेंगू हुआ पता चला और वो मर जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए ये तो एक्चुअली क्या है कि डेंगू का जो वायरस है उसका 4 सेरोटाइप है। जैसे आपने सुना होगा कि कोविड में बहुत सारे म्यूटेशन सेरोटाइप्स आ रहे थे, तो ऐसे डेंगू में 4 सेरोटाइप है। तो डेंगू में जनरली किसी एक पर्सन को एट ए टाइम एक सेरोटाइप का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो सेरोटाइप वीक रहता है, बॉडी उससे फाइट कर लेता है। अब कुछ कुछ लोग हैं जिसमें दोबारा फिर मच्छर काटा, दोबारा मॉस्किटो ने बाइट किया, तो दूसरा डेंगू का सेरोटाइप है जो कि फिर बॉडी में आ जाता है। तो ये दोनों सेरोटाइप मिलके काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये सब पेशेंट्स जिसमें 2 सेरोटाइप वायरस का एंट्री होता है, वो उन सब पेशेंट्स में ये बहुत सीवियरिटी बढ़ जाता है, और इवन मोर्टालिटी, मैंने मौत की तरफ
चले जाता है। तो ये 4 सेरोटाइप है, तो हम लोग कहते हैं कि सारा लाइफ में 4 बार ही डेंगू जनरली हो सकता है, क्योंकि ये 4 सेरोटाइप है। 5वीं बार नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि एक ही टाइम में 2 या 3 सेरोटाइप का इन्फेक्शन हो जाने से वो काफ़ी सीवियरिटी में जाता है। काफ़ी लोग सर देखने में पाया जा रहा है कि मतलब उन्हें डेंगू का कुछ-कुछ सिम्पटम है, लेकिन वो मेडिकल शॉप से पैरासिटामोल या कुछ भी लेकर वो खाकर घर ही पे रह जा रहे हैं, या सलाइन्स वगैरह भी घर पे ही ले रही है। ये किस हद तक ठीक है? मैंने आपको बताया कि डेंगू के 4 सिम्पटम, 4 जो टाइप्स हैं, तो उसमें सेकंड टाइप है क्लासिकल डेंगू फीवर, जो 90% पेशेंट्स में मिलते हैं। तो इसके लिए एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या है कि लो ग्रेड फीवर जो रहते हैं, तो इसमें घर में पैरासिटामोल ले सकते हैं लोग, लेके और वेट कर सकते हैं, क्योंकि डेंगू जो है वो एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ट्रीटमेंट मीन्स सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। आपका जो सिम्टम आ रहा है उस सिम्टम को ट्रीट, बुखार आ रहा है बुखार को ट्रीट कीजिए, पेट दर्द हो रहा है पेट दर्द को कीजिए, वॉमिटिंग हो रहा है वॉमिटिंग को ट्रीट कीजिए, डिहाइड्रेशन होना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, जो कि खुद ब खुद विद टाइम बॉडी एडजस्ट कर जाती है, वायरल लोड कम हो जाते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में घर पे आप पैरासिटामोल लीजिए, बट एक लिमिट तक। जब तक ये सिम्टम सीवियर ना हो जाए, 5 to 7 days इज ओके। बट यदि उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रही है, सीवियर पेन एब्डोमेन और वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, जैसे मैंने बताया, तो ये सब सिम्टम आने पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, या तो फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। खतरनाक बीमारी होने की रीज़न, जड़ और इससे बचने का तरीका। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी आदमी अभी बचने के लिए मॉस्किटो से बहुत तरह के मतलब जैसे कि कॉइल बोलिए, फास्ट कार्ड बोलिए, ये सब बहुत ज़्यादा ही यूज़ करें, तो ये कितना हद तक यूज़ करना सही है और क्या करना चाहिए? देखिए, हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाना है कैसे? आज इतनी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, इतनी जगह जगह पे बिल्डिंग्स नई नई बन रही हैं, तो पिट्स वगैरह या वहाँ पे गड्ढे, ये सब रह रहे हैं, वहाँ पे पानी जम रहा है, कोई केयर नहीं कर रहा है, लोग केयर नहीं कर रहे हैं। छत पे अब पानी कलेक्शन का जगह है, खिड़कियों पे लोग पोट लगा देते हैं फ्लावरिंग वगैरह के लिए, वहाँ पानी जमा है। तो ये छोटे छोटे पिट्स जो हैं जिसमें ये पानी जमा रहता है, इसी पे ये मॉस्किटो जो है ब्रीड करते हैं, जो जीते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये सब चीज़ लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए, अपने आसपास में पूरा क्लियर रखना चाहिए, पानी कलेक्शन ना हो, नालीज वगैरह को गवर्नमेंट के हेल्प से साफ़ कराना चाहिए। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन है। इसको छोड़ के तो डेफिनेटली हमारे जो कॉइल्स वगैरह है, या जो प्रोपेलेंट्स हैं, ये सब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए, ये सब करना चाहिए। साथ साथ में जो बहुत सारे गवर्नमेंट की तरफ से स्प्रे वगैरह आए हैं, जो मॉस्किटो के ब्रीडिंग को प्रिवेंट करते हैं, ये सब भी आपको लोकल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट बॉडी को बोल के अपने आसपास में इसको स्प्रेड कराना चाहिए, ताकि ग्रोथ कम से कम हो। तो ये सब प्रिवेंशन है जो हम लोग कर सकते हैं अपने तौर पे। इसमें जो सबसे बड़ा है ये बीमारी में प्लेटलेट्स, इससे ही जुड़ा होता है डेंगू का पूरा जो भी सिस्टम है। तो कितने हद तक प्लेटलेट्स होने से वो देना चाहिए और कितने ना होने से नहीं देना चाहिए, या कितना देना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताएं। जनरली देखिए, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस है मुझे। डेंगू का जब पीक सीज़न था, चल रहा था, तो लोग बहुत फ़ोन करते थे कि सर मेरा प्लेटलेट काउंट इतना है, मुझे क्या प्लेटलेट देना चाहिए, मुझे क्या एडमिशन होना चाहिए। तो इसका सीधा आंसर है कि देखिए, डेंगू जब लोग को होता है, तो इफ़ इट इज़ 1.1 to 1.5 lakhs होता है। तो जनरली क्या होता है कि कोई सिम्टम, यदि प्लेटलेट काउंट के साथ पेशेंट का कोई सिम्टम है, जैसे कि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है, सीवियर पेन एब्डोमेन है, या वॉमिटिंग है, तो पेशेंट को एडमिट होना चाहिए। और एडमिशन के बाद जनरली 50,000 40,000 पे भी यदि ब्लीडिंग नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो हमको प्लेटलेट देने का ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट का इंटरनेशनल गाइडलाइन है, इफ़ इट इज़ लेस देन 10,000, यदि रिपोर्ट्स में 10,000 के नीचे आ रही है, तो हमको प्रोफिलैक्टिक प्लेटलेट देना चाहिए। ठीक है, तो 10,000 तक वी कैन होल्ड इफ़ देर इज़ नो सिम्टम। और यदि पेशेंट के सिम्टम्स है, जैसे कि कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो इवन 1.5 लाख भी प्लेटलेट काउंट है, 1 लाख भी प्लेटलेट काउंट है, तो हमको प्लेटलेट देना है। सर मच्छर तो पहले भी हुआ करते थे, इससे ज़्यादा मेरे ख्याल से पहले जब देखते थे हम लोग, पहले के दौर में और ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी ऐसी खतरनाक बीमारियाँ कैसे? जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रही हैं, जैसे जैसे
सिस्टम्स चेंज हो रही हैं, वैसे वैसे म्यूटेशंस हो रहे हैं हर चीज़ के, हर ऑर्गेनिज्म, हर वायरस के म्यूटेशंस हो रहे हैं, एक रूप से दूसरे रूप ले रहे हैं। तो ये एक पहले एक सेरोटाइप था, अभी 4 सेरोटाइप हो गया। ये एक दूसरे से म्यूटेशन हो रहा है। तो ये म्यूटेशन होने की वजह से काफ़ी डेंगू का सिवियरिटी और वेरिएंट बढ़ रहा है। और दूसरा चीज़ है, अभी पहले इतना कंस्ट्रक्शन इतना साफ़ सुथरा था, ओपन स्पेस था, इतनी सारी बिल्डिंग्स नहीं थी, इतने सारे पिट्स वगैरह नहीं थे। तो ये सब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे सिम्ट ये डेंगू का प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा। और ये एक इंटरनेशनल बर्डन है, बहुत बड़ा है। डेंगू एक इंटरनेशनल बर्डन है जिसको गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है टैकल करने के लिए। पहले तो सर मच्छर भगाने कागज या पहले बोला जाता था कि अंडा का वो चाहिए भी जला दो तो चल जाती थी, लेकिन आजकल के मच्छर भी शायद बहुत ताकतवर हो गए। कोयल बड़ा बड़ा ये भी जला देने से, गुड नाइट भी लगाने, वो मच्छर समझिए थोड़ी देर में फिर से वापस आ जाती है। तो ये कैसे हो जा रहा है, सुपर पावर? देखिए, विथ समय म्यूटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक एंटीबायोटिक जो आज से 50 साल पहले चलती थी, वो हमारे शरीर में एक सिंगल एंटीबायोटिक देने से सब कुछ फिट हो जाते थे। अब क्या है, अब वही एंटीबायोटिक कोई काम नहीं आती है, उससे एडवांस एंटीबायोटिक आ चुकी हैं। ठीक है, वो पुराना वाला एंटीबायोटिक क्यों, क्योंकि वो जो ऑर्गेनिज्म जिसको मारती थी वो म्यूटेशन हो गया उससे। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे समय जाता है वैसे वैसे लोग अडेप्ट करते जाते हैं। तो ये मॉस्किटो का भी ऐसा ही है कि जैसे जैसे समय जा रहा है तो वो लोग उस चीज़ से, उस जो पॉइजन है उन लोगों के लिए, उससे वो अडेप्ट कर जा रहे हैं, अपने आप को रूप को चेंज कर रहे हैं। जो केमिकल उनमें जाके पहले खराबी था उसको अडेप्ट करके वो अपने आप को चेंज कर लें ताकि वो केमिकल उन पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये समय के साथ अडेप्टेशंस है जो कि हर ऑर्गेनिज्म में आती हैं, हर समय ये ऐसा होता है। इसी से और वो स्ट्रांग हो रहे हैं और मर नहीं रहे हैं।